तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये वेबसाइट बनाएंगे जिसका नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। इस वेबसाइट में हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट यानी कि CRUD ऑपरेशंस इस पर कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म आएगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन भर के इंसर्ट करेंगे तो इस लिस्ट में एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये मैंने टेस्ट एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे डाल दिए इतने सारे, तो इस तरीके से हमें दिखेंगे। ये एम्प्लॉय के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए एंगुलर में। यहाँ पे एडिट करूँगा तो वापस से वो फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जो चाहे वो एडिट में कर सकता हूँ। बर्थ डेट एडिट करने का है तो कर दिया। प्रोफाइल फ़ोटो जो चाहे वो चूज़ करूँ मैं, ये चूज़ कर सकता हूँ मैं, इसको कर दिया और इंसर्ट कर दूंगा तो एडिट होके वापस इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे डिलीट करने का है तो इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। ये मुझे कोई भी एम्प्लॉय का नाम सर्च करना हो तो जैसे मुझे ये निखिल का एम्प्लॉय सर्च करने का है तो मैं यहाँ पे सीधा लिखना चालू कर दूँगा। तो जैसे जैसे मैं इनपुट डालता रहूँगा ये सर्च होता जाएगा। तो ये वाली वेबसाइट हम बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है जिसका नाम एम्प्लॉय CRUD मैंने रख दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हेडर बनाएंगे जो कि कुछ ऐसे हमारा हेडर होगा। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं सिंपल हेडर बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे आया था उसको डिलीट कर देता हूँ। ये कोड डिलीट। अब इसमें मैं बूटस्ट्रैप और गूगल का एक फॉन्ट ऐड कर दूंगा। तो ये बूटस्ट्रैप ऐड कर दिया है मैंने। अब ये गूगल फॉन्ट्स में पॉपिंस नाम का जो फॉन्ट है इसके सारे स्टाइल्स सिलेक्ट कर लिया और ये इंपोर्ट कर दूंगा मैं। तो इसको इंपोर्ट कर दिया। अब स्टाइल्स में आके पूरी बॉडी एलिमेंट को वो फॉन्ट लगा देंगे। ये फॉन्ट भी चेंज हो गया, बूटस्ट्रैप भी अप्लाई हो गया। अब हम अपना काम चालू कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे जिसके लिए एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो हेडर का कंपोनेंट बना देंगे। अब ये हेडर का कंपोनेंट यहाँ पे बन गया है। तो ये जो हमारा हेडर कंपोनेंट है इसमें मैं बूटस्ट्रैप का एक क्लास ऐड करने वाला हूँ जो कि बूटस्ट्रैप से उठाया है मैंने नैव बार। इसमें ये बूटस्ट्रैप पे मिल जाएगा आपको। इसमें मैंने सिर्फ नैव बार ब्रांड डाल दिया है और इसमें मार्जिन ऑटो कर दिया और यहाँ पे अपने ऐप का नाम रख दिया है। अब ऐप डॉट कंपोनेंट में आके हेडर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। जैसे ही डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे हेडर आ जाएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये हेडर इतने आसानी से हो गया क्योंकि हमारा मेन एम है बाकी का ऐप बनाना, हेडर नहीं, इसलिए हेडर को जल्दी ख़त्म कर दिया। ये जो ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल है इसमें हम बूटस्ट्रैप का कंटेनर फ्लूइड नाम का क्लास लगा देंगे और उसके अंदर हेडर डिस्प्ले करेंगे ताकि जो भी हमारा HTML होगा ऐप डॉट कंपोनेंट का वो इस कंटेनर फ्लूइड नाम के क्लास में होगा। तो ये हमारा हेडर है। अब हेडर के नीचे हमें हमारा डिस्प्ले एरिया बनाने का है जो कि हमारा मेन इसमें होगा। ये होगा हमारा मेन डिस्प्ले एरिया। अब इस मेन कंटेंट के अंदर हम 2 डिवीजन एलिमेंट बनाएंगे। पहला होगा हमारा एक टूल बार जो कि ये होगा ऐड एम्प्लॉय और सर्च, ये टूल बार, और फिर उसके नीचे हमारा एम्प्लॉयज़ का एरिया जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करेंगे। ये हमारा टूल बार, यह टूल बार जो ये मेरा खुद का क्लास है, बाद में इसको स्टाइलिंग करेंगे। और फिर ये एम्प्लॉयज़ का क्लास जिसमें मैंने, और ये हमारा एम्प्लॉयज़ का क्लास। तो कुछ ऐसे हमारा एक टेम्पलेट होने वाला है। तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर ऐप हेडर, उसके अंदर मेन सेक्शन में हमारा टूल बार और एम्प्लॉयज़ का सेक्शन। तो टूल बार हम अब बनाएंगे। टूल बार बहुत ईजी है जिसके अंदर सिर्फ बटन है, ऐड बटन और एक सर्च का कंपोनेंट। इसके अंदर ऐड एम्प्लॉय नाम का डिवीजन बनाया है। अब ये जो ऐड एम्प्लॉय था इसके अंदर हमने एक बटन बनाया है जिसको मैंने बूटस्ट्रैप के बटन, आउटलाइन, सक्सेस और एक लार्ज बना दिया है और ऐड एम्प्लॉय लिख दिया है। अब सेव करूँगा तो आउटपुट देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है हमारा। और उसके बाद हमें सर्च कंपोनेंट भी बनाने का है। तो ये सर्च एम्प्लॉयज़ नाम का डिवीजन बनाया है जिसके अंदर इनपुट टाइप सर्च है और इसमें बूटस्ट्रैप का एक क्लास फॉर्म कंट्रोल डाल के प्लेस होल्डर लगा दिया है। अब सेव करके आउटपुट देखूंगा तो ये अभी के लिए ऐसे आ रहा है। इसको हम अभी सेट करेंगे अच्छे से। तो ये ऐड टूल बार इधर हो गया, इतना ही है, ये टूल बार था। अब एम्प्लॉयज़ का सेक्शन,
तो अभी एम्प्लॉयज़ के सेक्शन में ये मैंने डिवीजन एलिमेंट ऐड कर दिया है, जो कि एक रो है। ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ मैं बूटस्ट्रैप की, जिसमें मार्जिन भी डाल दिया है। और उसके अंडर कॉलम में मैंने सिर्फ ये लिख दिया है कि देयर आर नो एम्प्लॉयज़ एडेड, क्योंकि अभी तक कुछ है नहीं। ये टेम्पररी डाल दिया है मैंने, तो कुछ ये ऐसे दिखेगा ताकि हमें मालूम पड़े कौन सा कंपोनेंट किधर है। अब मैं इसका CSS स्टाइलिंग करने को लग जाता हूँ। ये हेडर की CSS, तो ये जो ऐप डॉट कंपोनेंट की CSS है, क्लास लगा देता हूँ, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर डालने के लिए किधर भी। ये क्लास मैंने ऐड किया है मेन पे। मेन जो हमारा कंटेंट था, जिसके अंडर पूरा कंटेंट होने वाला है हमारे वेबसाइट का, उसमें मैंने विड्थ 90% और मार्जिन। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे दिखेगा। तो ये हमारा मेन कंटेंट अब ऐसे दिख रहा है। पहले ये इधर चिपक के आ रहा था, तो अभी ये मेन ऐसे दिख रहा है अच्छे से। तो इसके अंडर अभी पहले टूल बार है, फिर एम्प्लॉय। तो अब टूल बार को हम अच्छे से अरेंज करेंगे। तो ये जो टूल बार था उसको मैंने हाइट 4 रैम किया है और डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इसको भी मैं क्लास लगा के देखता हूँ। तो ये हमारा टूल बार अब कुछ ऐसे दिख रहा है। ये बॉर्डर आपको दिख रही होगी, टूल बार हाइट दे दी और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। ये एम्प्लॉय यहाँ पे आ गया और सर्च। अब ये सर्च बहुत छोटा दिख रहा है, एक्चुअल में ये कुछ ऐसे दिखना चाहिए जिसमें शैडो वगैरह डालने का है, तो वो करेंगे अभी। तो हमारा जो ये ऐड एम्प्लॉय का बटन था जिसमें डिवीजन ऐड किया था, उस पर भी हम कुछ स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ये विड्थ उसकी 20% कर दी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंड, मतलब वो जो एलिमेंट है उसके सेंटर में बराबर आ जाएगा। तो अभी ये ऐसे दिख रहा है। तो अभी ये बराबर इसके ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट में सेंटर में आ गया बराबर। अब यही चीज़ सर्च एम्प्लॉय के साथ भी करने की है। ये सर्च एम्प्लॉय के साथ भी वही किया है। विड्थ उसकी 50% है, हाइट थोड़ी कम कर दी, बॉर्डर रेडियस डाल दी और एक बॉक्स शैडो जो कि ब्लैक कलर ही है, उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम है। अब इसको यहाँ पे देखेंगे। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बॉर्डर हटा दूंगा तो सब दिखेगा। तो ये उसका जो पेरेंट एलिमेंट था वो उस पर शैडो लगा दिया है। अब इसके अंदर जो इनपुट टैग है हमारा, ये वाला सर्च एम्प्लॉयज़ पे हमने ये बॉक्स शैडो डाल दिया। अब इसके अंदर जो इनपुट टैग है उसको हमें विड्थ हाइट 100% करनी होगी। ये तो सर्च एम्प्लॉयज़ के अंदर जो इनपुट टैग है उसकी विड्थ 100, हाइट 100 और उसकी भी बॉर्डर रेडियस सेम 1 रैम और फॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे। अब ये ऐसे दिख रहा है। अब ये अच्छा दिख रहा है एकदम, ऐड एम्प्लॉय और सर्च एम्प्लॉयज़। अब इसके नीचे हमारा ये एम्प्लॉयज़ का एरिया, अब उस पर बॉर्डर लगा के देखता हूँ। तो ये वाला एरिया हमारा एम्प्लॉयज़ का एरिया। अब यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ इस तरीके से डिस्प्ले करने का है, लेकिन उसको डिज़ाइन करने से पहले हम लोग ये मॉडल का जो फॉर्म है, ऐड एम्प्लॉय, ऐड बटन क्लिक करने के बाद जो ये मॉडल आता है, इसको सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे हम। तो ये बूटस्ट्रैप के इधर से निकालने का एक कोड, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो कोड है मॉडल का, इधर से मैंने कॉपी किया और यही मैं इधर पेस्ट करूँगा। ये ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल के नीचे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये मॉडल का कोड। अभी इसमें जो अनवांटेड कोड है वो मैं हटा देता हूँ ज़रा। तो अगर मैं इसको आउटपुट में देखूँ तो ये ऐसे आ रहा है। लॉन्च करूँगा तो ये टेम्पलेट आ जाएगा मॉडल का, क्लोज करूँगा तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बटन चाहिए जो कि इंसर्ट होगा, और उस पर क्लिक करूँगा तो डेटा इंसर्ट होके ये मॉडल क्लोज होना चाहिए। तो डेटा इंसर्ट करने का कोड बाद में लिखेंगे, लेकिन क्लोज होने का कोड अभी लिख देंगे। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जब इंसर्ट करूँगा तो ये मॉडल क्लोज हो जाना चाहिए और डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने 2 बटन दे के रखे, जो कि ये 2 है, तो हमें ये 2 नहीं चाहिए। तो वही मैं इधर चेंज करूँगा। तो ये क्लोज, ये जो एट्रीब्यूट है ये डालने के बाद ये क्लोज होता है। तो इसको मैं कट करके यहीं पे डाल देता हूँ, और ये बटन हमें चाहिए ही नहीं। और यहाँ पे इंसर्ट लिख दूँगा। अब अगर मैं मॉडल देखूँ तो वो जैसे आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी ये टाइटल जो है, यहाँ पे भी मैं एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। तो ये जो मॉडल की जो बॉडी है, अब यहाँ पे हमें फॉर्म लिखने का है। तो ये बनेगा हमारा फॉर्म। इसके अंदर हम पूरा फॉर्म लिख देंगे। अब फॉर्म जो है वो ग्रिडी सिस्टम यूज़ करेंगे। आपको मालूम होगा ग्रिड सिस्टम से किस तरीके से फॉर्म बनाया जाता है। रो के अंदर कॉलम बना के इनपुट कंट्रोल्स ऐड करेंगे। तो ये मैंने पहली रो बना दी है जिसके अंदर पहला कॉलम है। अब इसके अंदर मुझे, तो ये जो रो है इसके अंदर मैं 2 कॉलम बनाने वाला हूँ। पहले कॉलम में फर्स्ट नेम का इनपुट होगा और दूसरे कॉलम में लास्ट नेम का। उस पे बूट्स
इस पे बूटस्ट्रैप, तो ये हमारा इनपुट एलिमेंट आ गया। इनपुट एलिमेंट पे बूटस्ट्रैप का क्लास लगा दिया और प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम दे दिया। अब ये आउटपुट में कैसे दिख रहा है वो दिखा देता हूँ। लॉन्च मॉडल, ये फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया। यहीं पे मैं साइड बाय साइड करता हूँ। ये हमारा कोड, अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये कोड है हमारा। तो यहाँ पे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने का कोड लिखेंगे। तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मैंने रो लिया है, उसके अंदर कॉलम लेके एक हेडिंग डाल दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल के, जिस पे मैंने कुछ CSS के क्लास भी लगा दिए। तो अब लॉन्च करूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। बाद में इसको मार्जिन वगैरह बाद में दे देंगे, अभी मैं सिर्फ कंट्रोल्स ऐड कर रहा हूँ। अब हम एक रो बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वापस एक रो बना दिया और उसमें एक डेटा ऐड कर दिया, जो कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो बर्थ डेट है, जेंडर है, उसके लिए पहले एक रो बनाएंगे हम और उसके अंदर 2 कॉलम हो गए। और उसके बाद वापस एक रो बनाएंगे जिसके अंदर ये एजुकेशन का बॉक्स होगा। तो उसके लिए हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर 2 रो होंगे, पहले रो के अंदर 2 कॉलम और फिर एक रो में 1 कॉलम। तो ये हमारे 2 कॉलम बन गए एक रो के अंदर। तो पहले कॉलम में हम बर्थ डेट लिखेंगे और दूसरे कॉलम में जेंडर। तो बर्थ डेट के लिए मैंने ये लेबल लिखा है, जो कि फॉर्म लेबल है, बर्थ डेट लिखा होगा उस पर। और फिर इनपुट में जो टाइप है वो डेट लिया है, ताकि ये डेट पिक करो। तो एक्चुअल में ये अब सेव करने के बाद तो ऐसे दिख जाएगा, बर्थ डेट के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा जो कॉलम हमने बनाया था यहाँ पे, उसके अंदर हमें जेंडर के लिए लिखने का है। तो उसमें भी हम ऊपर की रो जेंडर लिखने के लिए करेंगे और नीचे की रो चेक बॉक्सेस डिस्प्ले करने के लिए। तो ये होगी हमारी पहली रो जिसमें हेडिंग होगी जेंडर, ये ऐसे। अब इसके नीचे और एक रो बनाएंगे, उसके चेक बॉक्स डिस्प्ले करेंगे। ये दूसरी रो, उसके अंदर कॉलम बना के ये जो चेक बॉक्स का कोड है, ये चेक बॉक्स का जो कोड है, ये फॉर्म चेक और फॉर्म, ये बूटस्ट्रैप से नहीं ये कॉपी किया है मैंने, आप भी वापस से कॉपी कर सकते। तो फॉर्म चेक इनलाइन। अब इसको सेव करूँगा मैं तो कुछ ऐसे दिखेगा। मेल यहाँ पे लिख के आएगा, इसकी वैल्यू जो है वो M दी लिखी है, जो बाद में हमें यूज़ को आएगी। अब ऐसे ही करके मैं फीमेल के लिए भी बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा ये फीमेल के लिए भी बन जाएगा। तो अब ये जेंडर भी बन गया। तो ये दिखने में कंफ्यूज हो रहा होगा आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये रो के अंदर हमने पूरा लिखा है, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस ये इनपुट एलिमेंट जो लिखे यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो रो और कॉलम ही है। तो इसमें तो हमारा ये हो गया। अब दूसरी रो बनाएंगे जिसमें हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो लास्ट डेटा है हमारा एजुकेशन, वो डालेंगे। तो उसके लिए ये सिलेक्ट एजुकेशन होगा, जिसमें से सिलेक्ट का एक टैग होगा जिसमें ऑप्शंस नाम के अलग अलग टैग होंगे, जो कि हमें डिस्प्ले करने के। ये देखिए सिलेक्ट योर एजुकेशन, ये डिफ़ॉल्ट मैंने सिलेक्टेड करके रखा है। बाकी के जो ऑप्शंस होंगे टेम्पररी अभी डाल देता हूँ मैं। ये जो ऑप्शंस है ये हमें ये बाद में डेटाबेस में सेव करने के लिए भी यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए हम ये टाइपस्क्रिप्ट में ही लिखेंगे कुछ ऐसे। ये एजुकेशन ऑप्शंस जो है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो पहला होगा 10th पास, फिर डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD। तो ये इधर इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में हमें इसे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए इधर से निकालना भी पड़ेगा, तो बार बार HTML को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं, इधर ही लिखेंगे। अब ये डिस्प्ले इधर कैसे करने का, ng4 की मदद से। तो ये कुछ ng4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ng4, जिसमें लेट ऑप्शन ऑफ एजुकेशन ऑप्शंस और आई को इंडेक्स करके वैल्यू उसकी इंडेक्स की दे दी, यानी कि इंडेक्स जो है वो 0, 1, 2, 3 और 4 होगा, तो इसकी वैल्यू भी वही होगी, ताकि और उसी को यूज़ करके हम बाद में बैकएंड में सेव करेंगे। तो अभी यहाँ पे सेव करूँगा तो ये देखिए सब आ रहा है। अब ये पहला लेटर जो है वो कैपिटल करने के लिए मैंने टाइटल केस की पाइप यूज़ की है एंगुलर की, जो कि हर एक वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज कर देगी। तो ये हमारा सिलेक्ट फॉर्म भी बन गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डेटा हमारे पास है, अब हमें जॉब इन्फॉर्मेशन का डालने का है। ये जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये जॉब इन्फॉर्मेशन का एक हेडिंग डाल दिया मैंने यहाँ पे, उसके अंडर एक रो, दूसरी रो बना के कंपनी नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर दिया। अब हमें कंपनी नेम के बाद एक रो बना के उसमें 2 कॉलम बनाने के, जॉब एक्सपीरियंस के लिए नंबर का कॉलम होगा, ये नंबर का इनपुट टाइप, और सैलरी का इनपुट टाइप भी नंबर ही होगा। तो ये कुछ ऐसे मैंने कर दिया है। यहाँ पे रो बना दिया, उसके अंदर 2 कॉलम और कॉलम के अंदर एक इनपुट जिसका टाइप नंबर होगा। इसमें प्लेस होल्डर जॉब एक्सपीरियंस इन ईयर्स और जॉब सैलरी इन lakhs per annum। ये करके कुछ हमारा फॉर्म इस तरीके से रेडी हो गया, लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें ये चिपक के आ रहा है और हमें ये नहीं चाहिए।
इसमें कैसे ये बॉर्डर वगैरह आ रही थी और उसके बीच में ये दिख रहा है और उसमें गैप भी बहुत है, तो अब हम वही करेंगे। ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इस पर मैं एक मार्जिन टॉप लगा देता हूँ, तो ये अभी कुछ गैप आ रहा है इसमें। इस पर हमने ऑलरेडी मार्जिन डाल के रखी थी जो कि हमारा सिलेक्ट ऑप्शन था, तो ये गैप इसमें अच्छे से आ रहा है। अब जॉब इन्फॉर्मेशन पे भी हम वही टॉप मार्जिन 5 का क्लास लगाएंगे, तो इसमें भी गैप आ जाएगा। अब ये जो एजुकेशन का हमारा बॉक्स था उसके नीचे हमें एक चीज़ डालना भूल गया, जो कि ये है, ये हमारा प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करने का एक इनपुट टाइप है, जो कि इनपुट टाइप जिसका फाइल होने वाला है। तो इसको चूज़ करेंगे तो हम कुछ भी फाइल वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप का ही क्लास है, उस पर भी फॉर्म कंट्रोल, बस उसमें प्रोफाइल इमेज डाल दिया, वो उसके लिए भी हमने मार्जिन टॉप कर दिया। अब जॉब इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो लास्ट कॉलम है इसमें भी हमने ऑलरेडी मार्जिन टॉप डाल दिया है। तो अब हमें यहाँ पे ये बॉर्डर डालने की है, बस उतना ही करने का है, बाकी सब हो गया है। तो उसके लिए हमें हमारा खुद का CSS लिखना पड़ेगा। तो मैं app.component.css में आऊँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जॉब इन्फॉर्मेशन दोनों को ही क्लास ऐड करने का है, तो उस पर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ। उसकी जो कॉलम है उसमें क्लास ऐड कर दूँगा फॉर्म हेडिंग बोल के, और ये सेम जॉब इन्फॉर्मेशन के कॉलम में भी। अब इस फॉर्म हेडिंग को हम CSS लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बॉर्डर टॉप लगा दिया है। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेंगे पीछे ऊपर। तो ये मैंने उसके अंडर जो हेडिंग था उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है, बैकग्राउंड कलर वाइट, विड्थ 200 पिक्सल की, और ये ट्रांसलेट -50%, यानी कि ये थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है अभी। तो अभी ये सब सेम हो गया है, कोई फ़र्क नहीं। तो जिस तरीके से हमने फॉर्म डिज़ाइन कर दिया है, अब ये हमने HTML में तो फॉर्म डिज़ाइन कर दिया, अब इसको हम टाइपस्क्रिप्ट में कनेक्ट करने के लिए रिएक्टिव फॉर्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ये app.module में रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कर लिया। अब app.component.ts में हमें ये एम्प्लॉय ग्रुप इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे फॉर्म बिल्डर भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये फॉर्म बिल्डर में मैंने टेम्परेरी इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जब भी एंगुलर में ये कोडिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी हमें फॉर्म इनिशियलाइज करना हो या किसी चीज़ को सब्सक्राइब वगैरह करना हो तो वो कंस्ट्रक्टर में ना करके ng ऑन इनिट मेथड में करने का होता है। कंस्ट्रक्टर में करोगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम लोग भी वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑन इनिट को इम्प्लीमेंट करके लेंगे, यहाँ पे हम फॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने इसमें एम्प्लॉय फॉर्म जो अभी हमने वेरिएबल बनाया था उसमें ग्रुप बना दिया और हर एक कंट्रोल के नाम भी दे दिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, जेंडर, एजुकेशन, कंपनी, जॉब एक्सपीरियंस और सैलरी, और हर एक को उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी है, जिसमें मैं सेव कर लूँगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबकी यही होने वाली है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये जो फर्स्ट नेम है ये हमें एम्प्लॉय में जिधर जिधर भी अब वो फॉर्म एलिमेंट्स थे वहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम से उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी दे के देखता हूँ, नहीं हुआ यानी कि कुछ नहीं, यानी कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो फॉर्म एलिमेंट था उस पर हमने फॉर्म ग्रुप का डायरेक्टिव ऐड नहीं किया था, और इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी जो अभी हमने वेरिएबल बनाया। अब आ रहा है, यानी कि अभी कनेक्ट हो रहा है। तो अब ऐसे ही मैं बाकी कंट्रोल्स को भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये लास्ट नेम, ये बर्थ डेट पे बर्थडे लगा दिया, और जो हमारे 2 चेक बॉक्सेस थे उसमें फॉर्म कंट्रोल नेम जेंडर ही आ जाएगा। सिलेक्ट बॉक्स पे अब प्रोफाइल इमेज को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जो प्रोफाइल इमेज है इसको हम फॉर्म कंट्रोल नेम से सिलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल में फाइल नेम है ये सिर्फ पाथ आएगा, वो भी पूरा पाथ आता नहीं है इसमें। इसलिए हमें एक्चुअल में जो फाइल हमने सिलेक्ट किया उसका नेम चाहिए, तो हम उसे टेम्पलेट वेरिएबल बना के ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट वेरिएबल बना देता हूँ, इसको हम मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे बाद में। कंपनी नेम, जॉब एक्सपीरियंस, सैलरी, ये हमने पूरा फॉर्म कनेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ फॉर्म हमने कनेक्ट कर दिया है और अभी फॉर्म जो है वो पूरा रेडी हो गया है। तो अब हमारा जो ये मॉडल था वो ये क्लिक करने के बाद आ रहा था, तो हमें ये बटन क्लिक करने के बाद वो आना चाहिए।
ये डिफ़ॉल्ट कोड बूटस्ट्रैप से लिया था हमने। तो ये मॉडल ट्रिगर कब होता है, जब हम ये डेटा बेस टारगेट ये लगाते हैं। तो ये हम बस निकाल लेंगे, कॉपी करेंगे और हमारा जो ऐड एम्प्लॉय का बटन था उस पर ऐड कर देंगे, ये ऐड बटन के इधर। अब ये क्लिक करने के बाद आ रहा है, इसको हटा देंगे। अब ऐड एम्प्लॉय करने के बाद भी ये आ रहा है और इंसर्ट करने के बाद क्लोज हो रहा है। तो अब हम ये जो बटन था इसको हटा देंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो अब ऐड करने के बाद ये आ रहा है। तो ये ऐड एम्प्लॉय का हो गया। सर्च का भी हमने कर दिया है। तो ये टूल बार हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब टूल बार डिज़ाइन करने के बाद ये ऐड एम्प्लॉय जो है इसकी फंक्शनलिटी ऐड करने की है कि इस पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म में डेटा होगा वो बैकएंड में सेव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें बैकएंड चाहिए। बैकएंड के लिए आप ASP.NET Core वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल रखेंगे, जेसन सर्वर को यूज़ करेंगे जो कि एक मॉक API बनाने में हमें मदद करता है। हमारे एक फ्रंट एंड में एक फ़ाइल होगी जिसमें वो डेटा स्टोर करेगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए ये लिंक पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है npm install json server। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये इंस्टॉल कर देगा। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा है create a db.json फाइल विथ सम डेटा, और उसको स्टार्ट करने के लिए जेसन सर्वर ये कमांड हमें रन करनी पड़ेगी। तो अब यही मैं रन करके देखता हूँ। अब ये जो फाइल यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा ऑटोमेटिक db.json चलो रन क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए db.json, ये डिफ़ॉल्ट डेटा आ गया है। हम बाद में इसको डिलीट कर सकते। ये जो जेसन सर्वर है ये इस पोर्ट नंबर पे चल रहा है। ये URL को कॉपी करेंगे और वही, तो ये पोस्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा आ जाएगा हमारा। ये वही पोस्ट्स का जो डेटा है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है अभी। अब बैकएंड में जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं उसके लिए हम एक अलग सर्विस बनाएंगे जिसका नाम होगा एम्प्लॉय सर्विस। तो वो सर्विस अभी मैं बनाता हूँ। ये सर्विसेज नाम के फोल्डर में वो सर्विस बना दिया है। यहाँ पे हम लोग अभी कोड लिखेंगे, लेकिन बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और ये यहाँ पे लिख देंगे। अब employee.ts में आएंगे, यहाँ पे हमें HTTP क्लाइंट इंपोर्ट करने का है और इसका टाइप वो रख देंगे, जिससे कि हमने एक वेरिएबल बना दिया HTTP का। अब इसमें हम एक मेथड लिखेंगे गेट एम्प्लॉयज़ बोल के। ये हमारी बेस URL है जिसके अंदर पोस्ट्स नाम के जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक एरे होगा जिसके अंदर हमारे सारे एम्प्लॉयज़ होने वाले। तो इस पे ही हम लोग गेट पुट डिलीट वगैरह जो भी करने का है वो करेंगे। तो ये एक वेरिएबल में लगा दिया है बेस URL। यह उस पोस्ट्स के अंदर जो भी स्टोर है वो रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें हम लोग एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रहे हैं और रिटर्न भी एम्प्लॉय होना चाहिए। इसलिए हमें पहले मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसमें हम एक मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर एक फाइल होगी employee.model.ts। अब इसमें हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल जो है वो भी एक क्लास ही होता है जो कुछ इस तरीके से होगा। तो एम्प्लॉय नाम का क्लास है जिसके अंदर इतने सारे प्रॉपर्टीज़ है। ये सेम प्रॉपर्टीज़ है जो फॉर्म में हमने डाले थे। आईडी जो है वो ऑप्शनल किया है क्योंकि ये हमारा जेसन सर्वर हैंडल कर लेगा, हम नहीं डालेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, जेंडर, एजुकेशन, कंपनी, जॉब, एक्सपीरियंस, सैलरी और प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो का नाम होगा इसमें। ये मॉडल हमने बना दिया इसमें। अब यहाँ पे जो गेट है वो रिटर्न क्या करेगा हमें एम्प्लॉय, लेकिन ये एम्प्लॉय जो है वो एक ही इसका एरे रिटर्न करेगा, इसीलिए हमने मॉडल बनाया था। जो एरे रिटर्न करेगा वो एम्प्लॉयज़ का एरे होगा इसीलिए। अब गेट के जैसे ही मैं पोस्ट की भी मेथड बना लेता हूँ। ये पोस्ट एम्प्लॉय जो कि हम एक पैरामीटर पास करेंगे एम्प्लॉय जिसमें डेटा होगा, वो एम्प्लॉय हम बेस URL में वो एम्प्लॉय जो है वो हम इस पोस्ट मेथड की मदद से बेस URL में सेंड कर देंगे एम्प्लॉय में, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और एक मेथड मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो कि होगी डिलीट एम्प्लॉय। डिलीट एम्प्लॉय जो होगी हम एक आईडी पास करेंगे, ये आईडी वाला एम्प्लॉय डिलीट करने का है। तो HTTP की डिलीट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेस URL के बाद हम आईडी सेंड करेंगे, वो
उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, अगर आईडी यूज़ करने का है तो पोस्ट में स्लैश करके आईडी लिखना पड़ता है, इसीलिए हम बेस यूआरएल में जो पोस्ट है उसके बाद स्लैश करके आईडी अपेंड कर रहे हैं। तो ये मेथड, अगर डिलीट मेथड आएगी तो जेसन सर्वर ऑटोमेटिकली इस आईडी के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। तो ये सर्विस में हमने 3 मेथड बनाए, गेट एम्प्लॉयज़, पोस्ट एम्प्लॉयज़ और डिलीट एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए, एम्प्लॉयज़ बोल के जो कि एम्प्लॉय का एरे है, और एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले जो वापस एम्प्लॉय का एरे, और उसे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। एम्प्लॉयज़ को एम्प्टी एरे इनिशियलाइज़ किया है और वही एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले में। अब ये 2 वेरिएबल मैंने क्यों बनाए, वो इसलिए बनाए क्योंकि जब बैकएंड से डेटा आएगा तो वो एम्प्लॉयज़ में स्टोर कर दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले का काम बस फ्रंट HTML में एम्प्लॉय की लिस्ट को डिस्प्ले करना है, और एम्प्लॉयज़ जो वेरिएबल है वो बैकएंड से आया हुआ डेटा को स्टोर करेगा, जिससे कि हमको वापस बार बार रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार रिक्वेस्ट भेजेंगे और वही डिस्प्ले करते रहेंगे। और जो भी हमें ऑपरेशंस करने का है वो हम यहीं पे करेंगे बिना इस डेटा को डिलीट किए। इसीलिए अब ये जो बैकएंड का डेटा है, इसको, ये जो डिफ़ॉल्ट डेटा है इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब जब हम TS फाइल में आएंगे तो जब मैंने आपको बोला था जब सब्सक्राइब वगैरह करना होगा तो ng ऑन इनिट में करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब पहले जो जो डेटा है उसको लेने के लिए हमें एम्प्लॉय सर्विस नाम की एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये एम्प्लॉय सर्विस, इस एम्प्लॉय सर्विस की मदद से हम गेट एम्प्लॉयज़ का मेथड कॉल करेंगे। गेट एम्प्लॉयज़ ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जर्वेबल, तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा एम्प्लॉयज़ का एरे, और वो हम अभी के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ console.log में, ताकि पता चले ये डिस्प्ले कर भी रहा है कि नहीं। तब आउटपुट में मैं देखूँ इंस्पेक्ट करके तो एम्प्टी एरे आ जाना है। ये देखिए एरे ऑफ 0, तो इसमें कुछ भी नहीं है अभी के लिए। अब हमने जो ये फॉर्म बना के रखा है एम्प्लॉय फॉर्म, इसमें एक एक कंट्रोल है, तो इसको अगर हमें एक्सेस करना होगा तो इस एम्प्लॉय फॉर्म के जो ग्रुप है इसके अंडर एक मेथड आती है गेट बोल के। तो गेट मेथड में जो भी हम लिखेंगे वो प्रॉपर्टी का नाम वो रिटर्न करेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसीजर बन जाता है। उसके लिए हमें एक गेटर्स और सेटर्स मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ ये फर्स्ट नेम का नाम लिख के एक्सेस करवा के देंगे, वरना हमें इतना सब लिखना पड़ेगा। तो ये हर एक कंट्रोल के लिए अब मैं कर देता हूँ यही। तो कुछ ऐसे मैंने सारे कंट्रोल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, जेंडर वगैरह ये सब ऐड कर दिया है यहाँ पे, जिसकी मदद से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोल वैल्यू और सेट भी कर सकते हैं। अब ये मैंने व्यू चाइल्ड बोल के एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे फाइल इनपुट। अब ये फाइल इनपुट क्या था, जब हमने फॉर्म डिज़ाइन किया था तो वो जो फाइल को डिज़ाइन किया था हमने, उसमें फाइल इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया था। ये देखिए यहाँ पे जब हमने फाइल का टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया था उधर टेम्पलेट वेरिएबल बना दिया था, जिसकी मदद से हम अभी एक्सेस करेंगे उसे। व्यू चाइल्ड की मदद से उसे एक्सेस कर रहे हैं और उसका भी नाम हमने फाइल इनपुट ही दे दिया है। अब ये फाइल इनपुट जो है वो, अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है क्लियर फॉर्म। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार ये सेम चीज़ हमें लिखनी ना पड़े। ये क्लियर फॉर्म का मतलब है कि फॉर्म के हर एक वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर देगा ये, और ये फाइल इनपुट जो है इसकी भी वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट रख देगा। अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसीलिए। अब हम आएंगे हमारे मेन पॉइंट पे। जब हम यहाँ पे क्लिक करने वाले ऐड बटन पे, ऐड एम्प्लॉय पे, तो टूल बार के जो ऐड एम्प्लॉय पे तो हमें फॉर्म इंसर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इवेंट बनानी पड़ेगी क्लिक। ये जो हमारा आउटपुट है ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन भरेंगे और जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटा बैकएंड में सेव हो जाना चाहिए। तो अभी इंसर्ट में जाएंगे सबसे पहले। ये मॉडल का ये इंसर्ट है। तो इंसर्ट पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ। क्लिक जब करेंगे तो ऐड एम्प्लॉय नाम की मेथड कॉल होगी। अब ये जो मेथड है ये यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ऐड एम्प्लॉयज़ में हमें करना क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। जब हम इधर फॉर्म भरेंगे,
जो भी डेटा हम इसमें भरेंगे और इंसर्ट करेंगे तो ये फॉर्म के हर एक वैल्यू का डेटा हमें एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है और वो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से सेंड करना है। लेकिन जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी हमारी, हमने जो बनाई थी, ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पैरामीटर के में लेती थी, लेकिन हमें पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी अलग अलग वैल्यूज़ थे प्रॉपर्टीज़, उसे हमें फॉर्म की वैल्यूज़ लेके भरने पड़ेंगे। तो ये मैंने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके हर एक प्रॉपर्टी जो होगी वो, ये जो मैंने गेटर मेथड बनाई थी इसीलिए बनाई थी। तो अब इसको सेट करेंगे हम इसकी वैल्यू की। तो ये कुछ ऐसे हम इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। वैसे मैं बाकी के भी कंट्रोल्स को ये कुछ ऐसे ऐड कर दिया है, बर्थ डेट, जेंडर वगैरह ये सब। तो अब ये एजुकेशन जो है वो हमने यहाँ पे एरे बनाया था, तो जो भी हमारी वैल्यू आने वाली है वो इंडेक्स की वैल्यू होनी, जो कि हमने यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसकी वैल्यू को हमने इंडेक्स का आई का वैल्यू दिया था। तो वैल्यू जो होगी वो इंडेक्स, अब ऑप्शंस नाम का जो एरे हमने बनाया था ऊपर यहाँ पे, तो उस ऑप्शंस का वही इंडेक्स का वैल्यू हम इसमें स्टोर कर देंगे। इसी के लिए ये ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया है, कंपनी, जॉब एक्सपीरियंस और प्रोफाइल। अब प्रोफाइल जो है वो हमने फाइल इनपुट का व्यू चाइल्ड बनाया था, तो उसका नेटिव एलिमेंट लेंगे। अब जो फाइल का टेक्स्ट बॉक्स होता है HTML में, उस जो भी हम फाइल सिलेक्ट करते हैं वो फाइल्स नाम के एरे में आ जाती है। अब इस केस में हम एक ही फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 0th एलिमेंट की जो फाइल है वो और उसका नेम लेंगे। ये क्या करेगा कि जो हमने फाइल सिलेक्ट किया है उसका नेम दे देगा, तो वो हम प्रोफाइल में सेव कर रहे हैं। अब इससे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमें सेंड करने का है बैकएंड में। तो ये मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो एम्प्लॉय सर्विस के पोस्ट एम्प्लॉय में ये जो अभी का वेरिएबल है वे सेंड कर देंगे और सब्सक्राइब करके जो रिस्पॉन्स आएगा, ये जो रिस्पॉन्स आएगा ये वही एलिमेंट होगा जो हमने ऐड किया है, जो कि जेसन सर्वर जो है वो वही रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा। जो भी एलिमेंट ऐड किया है वही रिस्पॉन्स रिटर्न भी करेगा। तो जैसे ही हम रिटर्न करेंगे तो 2 एक्शंस परफॉर्म करने का है। जो अभी का एम्प्लॉय का एरे है उसमें हम ये एलिमेंट पुश कर सकते थे, लेकिन पुश करेंगे तो एक के बाद एक आ जाएगा। यानी कि आउटपुट अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, मैं पहले का जो ऑलरेडी वेबसाइट बना के रखा है, तो यहाँ पहला एलिमेंट तो इसमें ऐड हो जाएगा। अब वापस करूँगा तो इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन हमें उल्टा चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करे जाने का है, या इस जिसकी मदद से जो लेटेस्ट एलिमेंट है वो सबसे ऊपर रहेगा। तो उसके लिए एक मेथड होती है जो है अनशिफ्ट। तो ये पुश के जैसा ये पुश मेथड जो है वो लास्ट में इंसर्ट करेगी, अनशिफ्ट जो है वो फर्स्ट में इंसर्ट करेगी। तो जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम ये गारंटीड हो जाएगी कि डेटाबेस में सेव हो गया है। अब जैसे डेटाबेस में सेव हो जाएगा तो ये इसी एरे में वापस स्टोर करेंगे ताकि यहाँ पे भी डिस्प्ले हो सके। और उसके बाद ये फॉर्म जो है वो क्लियर करेंगे मतलब ऐड करने के बाद अब मैं देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ। तो ये मैंने टेस्ट डेटा इसमें डाल दिया। अब इंसर्ट करके देखता हूँ, मैं इंसर्ट करूँगा तो ये अब वापस करूँगा तो ये डेटा निकल गया होगा। अगर नहीं करता हूँ क्लियर फॉर्म तो ये डेटा वहीं पे रहता। अब इंसर्ट मैंने कर दिया है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने डेटा था वो आ गया है, यानी कि ऐड का फीचर जो है वो हमारा काम कर रहा है। अब हमारा काम क्या है कि जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो वो उसके लिए हमें एक अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का, जो कि हम रिपीट ng-for की मदद से वही बार बार डिस्प्ले करते जाएंगे। तो अब हम वही एम्प्लॉय को डिज़ाइन करेंगे। तो अब हमें बनाने का है एम्प्लॉय का कंपोनेंट, जो कि होगा ये वाला कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट होगा जिसमें हम स्ट्रक्चर बना देंगे और इसमें जो डेटा होने वाला है, बर्थ डेट, जेंडर वगैरह जो भी, वो सब डेटा जो हमने बैकएंड में स्टोर किया है उससे आएगा। तो हमें बनाने का एक ही कंपोनेंट है और ng-for की मदद से हम वही कंपोनेंट बार बार रिपीट करेंगे, जितने एम्प्लॉयज़ है उतनी बार। तो अभी हम वही कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट यहाँ पे बन गया है। ये कंपोनेंट डिस्प्ले करने के लिए हमें app.component में टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, एक HTML लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे होगा। अभी के लिए हमने ये मैसेज डिस्प्ले करके रखा है, लेकिन ये तब डिस्प्ले होना चाहिए जब एरे में कुछ भी नहीं है, जब एरे की लेंथ 0 है, एम्प्लॉयज़ एरे की लेंथ। जब उसमें कुछ तो डेटा होगा तो वो डेटा डिस्प्ले करने का है। तो ये देयर आर नो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिखा था, ये तब डिस्प्ले होना चाहिए जब एम्प्लॉयज़ की जो लेंथ है वो 0 होगी। तो अभी के लिए 0 है तो ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हम एक एलिमेंट बनाएंगे एम्प्लॉयज़ का।
ये जिसमें मैंने पैडिंग भी डाल के रखी है। तो मैंने ये एक एलिमेंट ऐड कर दिया जो कि रो, पहले जो रो बनाया था वो, और यहाँ पे दूसरा रो, उस पर मार्जिन वगैरह डाल के ng फॉर डायरेक्टिव यूज़ किया, लेट एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले, यानी कि एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले जो हमारा हमने बनाया था एरे एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करने के लिए, वो एरे उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी बार हम ये एम्प्लॉय का कंपोनेंट डिस्प्ले करेंगे। अभी के लिए अगर हम देखिए आउटपुट तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी के लिए एम्प्लॉय में है नहीं, लेकिन हमने डेटाबेस में तो ऐड किया था, ये जो फाइल है उसमें ये एलिमेंट तो हमने ऐड कर दिया था। तो वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए क्योंकि हम जब ng ऑन इनिट में सब्सक्राइब किया था तो हमने बस उस डेटा को कंसोल में डिस्प्ले किया था। अब वो डेटा जो है हमें वो एम्प्लॉयज़ के एरे में डालने का, बैकएंड से जो डेटा आ रहा है वो। तो ये कोड मैंने लिख दिया है। ये कोड क्या कर रहा है, लेट एम्प्लॉयज़ ऑफ ये रिस्पॉन्स जो है एम्प्लॉय का एरे हर एक एम्प्लॉय के में जाएगा और ये अनशिफ्ट, यानी कि मैंने पहले भी बताया था अनशिफ्ट मतलब पहली पोजीशन पे डाल देगा, यानी कि जिस तरीके से हम डेटा बैकएंड से ले रहे हैं हम उल्टा डाल रहे हैं ताकि जो लेटेस्ट है वो टॉप पे रहे, और फिर वो जो एम्प्लॉयज़ का एरे वो एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले में सेव करेंगे। अब हम करेंगे तो ये देखिए एम्प्लॉय वर्क्स, क्योंकि हमारे पास एक एम्प्लॉय है इसलिए एम्प्लॉय वर्क्स आ रहा है। अब ये जो एम्प्लॉय वर्क्स का कंपोनेंट है इसको हमें स्टाइलिंग करने का है। तो ये ऐप एम्प्लॉय जो है, ये ऐप एम्प्लॉय, इसको हम यहीं पे थोड़ा ऐप कंपोनेंट में एक स्टाइल ऐड करेंगे। ये वाली स्टाइल ऐड कर दिया ऐप एम्प्लॉय को। डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ जो है 75%, मार्जिन, बॉर्डर रेडियस और बॉक्स शैडो। अब इसको सेव करूँगा तो ये ऐसे दिखेगा यहाँ पे। अब ये जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इसमें कुछ है ही नहीं अभी। जब ये बड़ा बनेगा तो ये कर्व उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो अब हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग इसकी चालू कर देंगे। अभी के लिए यही है। तो ये कंटेनर के एलिमेंट में हम पूरा कोड लिखेंगे एम्प्लॉय के अंदर का। अब इसके अंदर मैं एक रो बना देता हूँ। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने बनाया था यहाँ पे हमें प्रोफाइल, तो ये रो मैंने बना दिया, पूरा रो इसके अंदर आएगा। अब इस रो के अंदर 2 कॉलम होने वाले, पहला जो है वो प्रोफाइल इमेज के लिए और दूसरा जो है वो ये पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। अब ये दूसरा जो कॉलम होगा इसके अंदर वापस 2 रो होंगे। पहली रो में हम नाम डिस्प्ले करेंगे और ये एडिट डिलीट, और उसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स और जॉब डिटेल्स। लेकिन इसमें भी हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, यानी कि शुरुआत में पहला रो बनाया उसके अंदर 2 कॉलम, फिर इस कॉलम के अंदर 2 रो और उनमें 2-2 कॉलम। तो ये टेम्पलेट है इस तरीके से। तो ये टेम्पलेट अभी मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये 2 कॉलम बना दिया है मैंने, 2 कॉलम। अब पहले कॉलम में तो प्रोफाइल फ़ोटो, दूसरी कॉलम में होगा हमारा 2 रोज़। पहली रो में नाम होगा, दूसरी रो में पर्सनल डिटेल्स वगैरह। ये होगी पहली रो। तो ये पहली रो के अंदर हो गया हमारे 2 कॉलम। पहले कॉलम में हम नेम डिस्प्ले करेंगे, दूसरे कॉलम में एडिट और डिलीट का फंक्शन। ये कुछ ऐसे यहाँ पे होगा। अब ये रो में हमारा होने वाला था पर्सनल डिटेल्स और जॉब डिटेल्स, तो उसके लिए भी 2 कॉलम बना देता हूँ। ये हो गया पर्सनल डिटेल्स के लिए, ये हो गया जॉब डिटेल्स के लिए। तो ये इस तरीके से मैंने टेम्पलेट बना दिया है। अब इसमें मैं डेटा भर देता हूँ। अब यहाँ पे ये बनाया था हमने इमेज, प्रोफाइल इमेज डिस्प्ले करने के लिए। तो अब हमारा जो ये फोल्डर है एसेट्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बन जाता है। उसके अंदर हमें इमेजेस स्टोर करने के, तो उसके लिए मैं इमेजेस नाम का बना देता हूँ। तो इस इमेजेस में मैंने 6 इमेजेस ऐड कर दिया है। ये इमेज जो है इसको मैंने क्रॉप कर लिया है 300x400 पिक्सल्स में, ताकि ये मुझे ज़्यादा स्टाइलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये ऐसे इंटरनेट से ही उठाया मैंने भी फ़ोटो, बस उसको क्रॉप कर दिया है। तो बस उसी का पाथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी के लिए प्रोफाइल 1, ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रोफाइल फ़ोटो डिस्प्ले हो रहा है। इसका स्टाइलिंग अभी हम कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करने वाले थे नाम। मैं यहाँ पे नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ कुछ ऐसे। ये हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बटन ग्रुप का बूटस्ट्रैप का क्लास लेंगे जिसमें एडिट और डिलीट डाल देंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हमने यहाँ पे किया क्या है कि पहले कॉलम में रोहित शर्मा मतलब ये नाम डाल दिया और दूसरे कॉलम में एडिट और डिलीट का बटन ग्रुप डाल दिया। ये इधर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ा है, इसको बाद में स्टाइलिंग करते समय इसको कम कर देंगे हम। अब ये हो गया। अब दूसरी कॉलम में यहाँ पे हमें टेबल डालने का है। तो ये टेबल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है जिसमें एक टी हेड होगा
जिसमें 2 कॉलम होने वाले हैं। पहला ये वाला नेम होगा जिसकी उसकी वैल्यू होगी, और हमारे उस टेबल का जो हेडिंग होने वाला है वो दोनों कॉलम में स्पैन करेगा, इसीलिए कोल स्पैन पर्सनल डिटेल्स। अब सेव करूँगा और देखूँगा तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। इसको भी हम बाद में स्टाइलिंग करेंगे, अभी के लिए सिर्फ डेटा लिख के रखा है। तो ये मैंने दूसरा टेबल भी डाल दिया जॉब डिटेल्स का, कुछ इस तरीके से सेम है उसके जैसा। यहाँ पे जॉब डिटेल्स आ गया। अब ये हमने पूरा डेटा तो इंसर्ट कर दिया है। अब इसको थोड़ी बूटस्ट्रैप के क्लास और कुछ हमारा CSS लेके हम स्टाइलिंग करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत से ही शुरू करता हूँ। ये इमेज का जो कंटेनर है इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा ताकि ये सेंटर में डिस्प्ले हो जाए। अब ये ऐसे दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं इसी को स्टाइलिंग करता हूँ। तो CSS फाइल में आता हूँ, कुछ ये मैंने एक टेम्पररी बॉर्डर का क्लास डाल दिया और इमेज के लिए विड्थ 100% और बॉर्डर रेडियस 1। अब इसको सेव करूँगा, ये बराबर अभी बराबर डिस्प्ले हो रहा है। ये सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था तो ये बराबर सेंटर में आ रहा है। ये जो हमारा टेक्स्ट था इसको हम सेंटर में डिस्प्ले करेंगे। तो अब ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया सेंटर में। अब यहाँ पे मैंने मेरे खुद का क्लास डाल दिया है ताकि इसको एडिट डिलीट एरिया, ये जो क्लास है खुद का डाल दिया। अब इसको मैं CSS में डाल के ये जो एडिट और डिलीट का बटन ग्रुप था इसको भी मैं सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर। अब सेव करने के बाद ये इधर ही सेंटर में आ जाएगा। अगर कॉलम बड़ा होता तो ये सेंटर में दिखता, तो अब ये अच्छा दिखेगा। अब हम इन टेबल की स्टाइलिंग करेंगे। इस टेबल पे मैंने बूटस्ट्रैप का टेबल और टेबल होवर क्लास डाल दिया और मार्जिन ऑटो कर दिया। अब सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक अच्छा दिखने लग गया। अभी होवर किया इसलिए ये आ रहा है, और मार्जिन डाल दिया तो ये बराबर सेंटर में डिस्प्ले होगा। ये सेम चीज़ जॉब डिटेल्स को भी कर लेंगे, तो अब दोनों डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें स्टाइलिंग करने का ये इसको हेडिंग को, तो इसके लिए सेंटर टेक्स्ट सेंटर किया है। फॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा दूंगा और इसको इटैलिक करके सेकेंडरी डिस्प्ले करूँगा कलर इसका। तो अब ये थोड़ा इटैलिक हो गया और अभी अच्छा, अभी हेडिंग के जैसे दिख रहा है। अब यही चीज़ जॉब डिटेल्स को भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन ये ऐसे दोनों चिपक के आ रहे हैं इसलिए इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। वो हम खुद के CSS में करेंगे। यहाँ पे टेबल विड्थ को 90% कर देता हूँ, सेव करिए। अब देखता हूँ अब ये बराबर अलग अलग डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये जो हेडिंग है इसको स्टाइल कर देता हूँ मैं। इसके लिए हम खुद की CSS लगाएंगे, तो उसके लिए मैं इसको से क्लास ऑलरेडी नेम डाल कर रखा है, तो यही नेम क्लास को मैं स्टाइल करता हूँ। तो ये स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज़ डाल दिया है, फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है, फॉन्ट वेट बढ़ा दिया है, इटैलिक करके लेटर स्पेसिंग कर दिया, इसकी बॉर्डर भी कर दी ब्लैक है, थोड़ी ओपेसिटी कम कर दी, बॉर्डर रेडियस और थोड़ी पैडिंग। अब सेव कर दूंगा तो कुछ ऐसे डिस्प्ले होगा। तो ये बॉर्डर रेडियस और थोड़ी पैडिंग आ गई साइड में, इटैलिक हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया और स्पेसिंग भी आ गया। तो अब ये टाइटल के जैसा दिख रहा है। ये एडिट डिलीट हो गया, तो हमारा ये एम्प्लॉय का जो फॉर्म है वो रेडी हो गया है। अब यही एम्प्लॉय का जो कंपोनेंट है वो बार बार डिस्प्ले करने का है, लेकिन ये जो डेटा हमने भरा था इसके अंदर ये तो खुद का ही था हमारा स्टैटिक, वो हमें चाहिए डेटाबेस से जो आया है। वो जो डेटाबेस से हमारा डेटा आया था वो इस एम्प्लॉयज़ नाम के एरे में था, और जब हमने एम्प्लॉय के जो लूप लगाया था तो उसमें वही डेटा जो है वो इस एम्प्लॉय में लिया था। तो अब हमें एक इनपुट प्रॉपर्टी लगानी की है इस एम्प्लॉय कंपोनेंट पे, जिसकी मदद से ये डेटा हम पेरेंट एलिमेंट का डेटा हम चाइल्ड एलिमेंट में सेंड कर सके। तो एम्प्लॉय का जो कंपोनेंट है उसके टाइपस्क्रिप्ट में आएंगे। यहाँ पे मैं एक इनपुट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये भी इंपोर्ट करता हूँ। तो ये हो गई हमारी इनपुट। अब इसको ये डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन कर दिया मैंने। तो अब ये इनपुट इसलिए लिखा ताकि हम पेरेंट कंपोनेंट से इस एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे डाल सके, और जब इसमें डेटा आ जाएगा तो यही हम HTML में बाइंड कर देंगे डेटा। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ देखता हूँ ng ऑन इनिट से कि डेटा आ रहा है कि नहीं। अभी हमने सेंड किया ही नहीं ये डेटा, इसलिए नहीं दिख रहा था। तो app.component में यहाँ पे इनपुट प्रॉपर्टी हम ऐसे सेंड करेंगे एम्प्लॉय में, ये एम्प्लॉय ऐसे सेंड कर देंगे। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा डेटा। ये देखिए जो हमारा बैकएंड से डेटा वो आया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये डेटा हमें HTML में डिस्प्ले करने का है यहाँ पे, तो उसके लिए हम HTML में आएंगे। अब एम्प्लॉय नाम का जो एरे था
उसमें हमारा सारा डेटा है। तो हम यहाँ पे अब एम्प्लॉय में जो प्रॉपर्टी थी, ये एम्प्लॉय डॉट प्रोफाइल नाम की प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे लग गई। अब ये नाम जो है ये भी इसकी जगह पे ये लगा दूंगा मैं। तो ये एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम जो कि टाइटल केस यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लास्ट नेम उसी तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ये एडिट और डिलीट इसमें कुछ नहीं करने का है। पर्सनल डिटेल्स, अब इसकी जो वैल्यू है ये बैकएंड से आएगी। यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय डॉट बर्थ डेट। यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। जेंडर अगर एम होगा तो मेल डिस्प्ले करो, नहीं तो फीमेल डिस्प्ले करो। ये हमारा एजुकेशन वापस टाइटल केस में जाएगा। अब कंपनी का डेटा, ये ईयर्स जॉब एक्सपीरियंस और ये सैलरी हो गई। तो अब मैं देखता हूँ तो ये मैंने नहीं डाला था यानी कि बैकएंड से ही आ गया। यहाँ पे भी बैकएंड से आया था। तो ये कंपनी 12 ईयर्स, ये 30 LP। बैकएंड में भी देख सकते हैं आप, सैलरी 30 LP है, जॉब एक्सपीरियंस 12 ईयर्स, और यही है यानी कि डेटा जो है वो बैकएंड से ही आ रहा है। तो हमने कनेक्ट भी कर लिया अभी बैकएंड को। अब जब डिलीट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे डिलीट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसका फीचर जो है वो अभी हम अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब डिलीट उसका कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। जब ये हम चाइल्ड कंपोनेंट में और ऐप डॉट कंपोनेंट इसका पेरेंट कंपोनेंट, और हमारा जो मेन एरे है जहाँ पे डेटा स्टोर किया है वो तो पेरेंट कंपोनेंट में। तो हमें पता कैसे चलेगा कि डिलीट करने का है चाइल्ड कंपोनेंट से? तो उसके लिए एक आउटपुट नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो आउटपुट जब हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो उससे हम इवेंट एमिट कर सकते हैं जो कि पेरेंट कंपोनेंट लिसन कर सकता है। तो डिलीट पे हम वही आउटपुट प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हम इवेंट एमिट करेंगे जो कि पेरेंट कंपोनेंट में जाएगा। और जैसे ही डिलीट का इवेंट पेरेंट कंपोनेंट के पास आएगा वो उस वैल्यू को डिलीट कर देगा। यही हमारा कंसेप्ट होगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉय नाम के कंपोनेंट में हम वो आउटपुट प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ये है ऑन रिमूव एम्प्लॉय, ये मैंने इवेंट का नाम दिया है। और एक नंबर इवेंट करेगा, जो नंबर होगा इस एम्प्लॉय का आईडी, तो वो आईडी डिलीट करो। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, डिलीट एम्प्लॉय क्लिक्ड, यानी कि जो बटन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो ऑन रिमूव एम्प्लॉय, जो कि यही है ऑन रिमूव एम्प्लॉय, एमिट दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो आईडी एमिट करो। तो HTML में जब हम ये डिलीट का बटन क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन कॉल करो। ये जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो डिलीट एम्प्लॉय क्लिक नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब जब वो क्लिक होगा तो इस एम्प्लॉय नाम के इधर हम उसको देख सकते हैं कि क्लिक हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे मैं जब कर ली ब्रैकेट तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेशन में आ रहा है। तो ऑन एम्प्लॉय क्लिक, अब पेरेंट कंपोनेंट में जब वो इवेंट ट्रिगर होगा तो हमें यहाँ पे डिलीट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन कॉल करने का है, जिसमें हम हमारा लॉजिक लिखेंगे डिलीट करने का। ये हमारा फंक्शन होगा रिमूव, और जो इवेंट है ये वो जो डेटा हमने एमिट किया था आईडी, वो इसमें आ जाएगा। अब ये फंक्शन हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS में हम लिख देंगे। यहाँ पे हम हमारा लॉजिक लिखना चालू कर देंगे रिमूव। अब रिमूव कैसे करने का है, जो भी सबसे पहले हम बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजेंगे डिलीट करने के लिए। अगर उधर से डिलीट हुआ तो अभी के लिए हम जो डिस्प्ले कर रहे थे एम्प्लॉयज़ से, तो इससे भी डिलीट कर देंगे। तो जो HTML में डिस्प्ले हो रहा है वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और बैकएंड में भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो ये हमें डिलीट करने का है वो एलिमेंट जो कि इस आईडी से मैच करता हो जो इस इवेंट में है। तो सबसे पहले हमें जो एम्प्लॉयज़ का एरे है उसमें से वो चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो उसके लिए हमें फॉर ईच लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वो दिस डॉट एम्प्लॉयज़ में फॉर ईच लगा दिया, हर एक वैल्यू पे ये आइटरेट होगा और वो इंडेक्स में इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कोड। इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ वैल्यू डॉट आई डी, यानी कि अभी के लिए जो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं उसकी आईडी और जो हमने एमिट की थी आईडी, वो डिलीट करने के एलिमेंट की आईडी वो सेम है कि नहीं। यानी कि अभी हम इफ़ ब्लॉक में आए तो हमें गारंटी है कि वही एलिमेंट डिलीट करने का है। तो इस एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम बैकएंड में भी रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये बैकएंड में रिक्वेस्ट भेज दिया डिलीट एम्प्लॉय में, और उसमें हमने आईडी भी सेंड कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो इस एम्प्लॉय के एरे में से भी डिलीट करेंगे। ये स्प्लाइस मेथड जो है वो इस इंडेक्स के इधर का जो नंबर है, जो एलिमेंट है वो डिलीट कर देगा। तो हमें एक ही एलिमेंट डिलीट करने का, इसलिए एक ये डिलीट कर दिया। अब मैं देखता हूँ एक्चुअल में कि ये डिलीट हो रहा है कि नहीं। अगर अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक एलिमेंट है, तो डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए डिलीट हो गया और ये भी आ गया ऑटोमेटिक। अब इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ
ये एम्प्टी है, कुछ नहीं है। अब मैं वापस ऐड कर देता हूँ टेम्परेरी डेटा। ये मैंने टेम्परेरी डेटा वापस ऐड कर दिया है। तो अब हमें इसको, अब हम एडिट का फंक्शनलिटी, डिलीट का तो हो गया, अब एडिट। अब एडिट का फीचर भी मैं बता देता हूँ कि हमें करना कैसे। यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी किया था, तो जब मैं एडिट बटन क्लिक करता हूँ तो ये मॉडल ओपन होना चाहिए और ये जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि मैं बाद में एडिट कर सकूँ जो भी फील्ड मुझे एडिट करने का है। और यहाँ से वो डिलीट होना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में, जब मैं एडिट क्लिक करूँगा तो ये एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा और इसका डेटा पूरा मॉडल में आ जाएगा, और जो भी वैल्यू एडिट करने की है वो मैं कर लूँगा और बाद में वापस इंसर्ट कर दूँगा, तो वो एलिमेंट वापस इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें वही करने का है, तो उसमें हम डिलीट फंक्शनलिटी भी इंटरनली यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं एम्प्लॉय टीएस में आता हूँ। इधर हमें पहले एडिट, जैसे डिलीट के लिए ट्रिगर किया वैसे ही एडिट के लिए भी। तो ये मैंने नई आउटपुट प्रॉपर्टी बनाई ऑन एडिट एम्प्लॉय। ये फंक्शन भी बना दिया ऑन एडिट एम्प्लॉय क्लिक। ये एमिट करेगा एम्प्लॉय की आईडी, इस आईडी वाला एम्प्लॉय एडिट करो। तो HTML में आएंगे, जैसा इधर किया था वैसे ही वहाँ पे भी ये क्लिक का फंक्शन, क्लिक का इवेंट यहाँ पे लिख दिया। जब क्लिक होगा तो एडिट एम्प्लॉय क्लिक नाम की मेथड कॉल होगी, और वो मेथड है यहाँ पे, वो मेथड यहाँ पे ये एमिट कर देगा आईडी। और जैसे कि हमने यहाँ पे ऑन रिमूव एम्प्लॉय को यहाँ पे लिखा था, उसी तरीके से हम कुछ ऑन एडिट एम्प्लॉय को भी यहाँ पे लिसन करेंगे। तो ऑन एडिट एम्प्लॉय यहाँ पे लिख दिया है मैंने। जब ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा तो एडिट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन ऐप कंपोनेंट में कॉल होगा, जहाँ पे हमारा लॉजिक होगा एडिट करने का। तो ये एडिट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन भी है जिसमें ये आईडी आ जाएगी। अब यहाँ पे कोड लिखेंगे। अब कोड किस तरीके से होगा, सबसे पहले अभी जो ये आईडी वाला एम्प्लॉय है इसका डेटा निकालो और फॉर्म में डिस्प्ले कर दो, और फॉर्म में डिस्प्ले करने के बाद लिस्ट से उसे डिलीट कर दो ताकि वो लिस्ट से चला जाए। बस ये 2 स्टेप ही होने वाले। तो मैंने ये एक फंक्शन लिख दिया है सेट फॉर्म बोल के। ये सेट फॉर्म क्या है कि एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर मिलेगा और इस एम्प्लॉय का जो डेटा है वो फॉर्म में भर देगा। फॉर्म में ये इस तरीके से जो गेटर मेथड ली थी, सेट वैल्यू करके एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी सेट कर दिया। अब एजुकेशन जो है वो हमारा इंडेक्स में आएगा, एजुकेशन जो है वो नाम आएगा, लेकिन हम फॉर्म में जब सेट करेंगे तो हमें इंडेक्स सेट करने का है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले फॉर्म का जो नाम है, एजुकेशन का नाम, उस नाम से हमें इंडेक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एजुकेशन ऑप्शंस पे फॉर ईच लूप लगाया जिसमें वैल्यू और इंडेक्स आएगी। तो अगर हमारी वैल्यू और अभी के एम्प्लॉय का जो एजुकेशन की वैल्यू वो सेम है तो उसका इंडेक्स हम कॉपी करेंगे और वही इंडेक्स सेट वैल्यू में डाल देंगे। और फाइल इनपुट नाम का जो व्यू चाइल्ड बनाया था उसका भी वैल्यू एम्प्टी कर देंगे। तो ये इसलिए लिखा क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो आपको ये कंपोनेंट में। तो एम्प्लॉयज़ नाम का जो एरे है उसके ऊपर फॉर ईच लगा दिया, वापस हर एक एलिमेंट से इटरेट करेंगे। और अगर पहले जो भी एलिमेंट की आईडी अगर हमारे एमिट की हुई आईडी से मिलती हो तो सेट फॉर्म ये वैल्यू, तो इसीलिए मैंने ये फंक्शन लिखा था। तो सेट फॉर्म मतलब ये एम्प्लॉय का जो फॉर्म वैल्यू है वो फॉर्म में सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम करने का रिमूव एम्प्लॉय, तो इधर से रिमूव कर देंगे। लेकिन अब जब ये करेंगे तो ये जो मॉडल है हमारा, ये मॉडल ट्रिगर होने के लिए इस बटन पे क्लिक भी करना पड़ेगा ना। तो वो क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पे एक वो जो बटन है हमारा, इधर हमने एक टेम्पलेट वेरिएबल बना दिया ऐड एम्प्लॉय, ताकि इस पर हम क्लिक इवेंट ट्रिगर कर सके। तो अब इधर से हम इधर व्यू चाइल्ड का वापस एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ये ऐड एम्प्लॉय बटन इधर मैंने ये बना दिया। अब इसके ऊपर मुझे क्लिक इवेंट ट्रिगर करने का है। तो एम्प्लॉय में नेटिव एलिमेंट में हम क्लिक एलिमेंट को ट्रिगर कर देंगे यहाँ पे। तो इससे मॉडल जो है वो डिस्प्ले होना भी चालू होगा। वो मैं चेक करता हूँ बराबर हुआ कि नहीं। ये हमारा एडिट करूँगा तो सबसे पहले इसका डेटा फॉर्म में जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा और मॉडल डिस्प्ले हो जाएगा। एडिट डिलीट हो गया और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रोफाइल इमेज जो चाहिए वो चूज़ कर देता हूँ। ये ओपन कर दूँगा और मुझे ये एक्सपीरियंस समझो चेंज करने का है। यहाँ पे मैं 20 लिखने का है और जो एजुकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट करने का। अब इंसर्ट करूँगा तो अब नई इसके साथ इंसर्ट हो गया ये, यानी कि अब एडिट हो गया। हमें बैकएंड में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम इसमें इंटरनली ऐड फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं। जब एडिट करेंगे तो डिलीट होकर फॉर्म में ही जाएगा और जब इंसर्ट करेंगे तो हम ऐड फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ऐड में तो हम बैकएंड में सेंड ही कर रहे हैं। तो एडिट के लिए अलग से बैकएंड में सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम ऐड और डिलीट की मदद से ही एडिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एडिट का फंक्शनलिटी भी हमने डाल दिया है। तो अब CRUD ऑपरेशंस तो पूरे हो गए। अभी मैं टेस्ट के लिए बाकी के भी टेस्ट एम्प्लॉय के डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ।
तो ये मैंने बाकी सारे डेटा भी डाल दिए यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग डाल दिए। तो अब मुझे यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय में ये जो बॉर्डर है ये भी हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय में मैं जो भी डाल दूँगा सर्च की, तो इसकी मदद से वो सारे एलिमेंट मुझे दिखने चाहिए जिसके अंडर ये नाम में आता है। तो ए डाल दिया तो ए जिन जिन लोगों के नाम में आता है वो डिस्प्ले होगा। अब मैं यहाँ पे समझो ऐसा डालूँगा, तो जैसे जैसे मैं डालते जाऊँगा ये सर्च करते जाना चाहिए। तो वो फीचर हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा सर्च इनपुट एलिमेंट था, तो इस पे मैं ये टेम्पलेट वेरिएबल बना देता हूँ। और ये मैंने जब भी इस पे इनपुट कर दिया जाएगा, ये एक इवेंट है सर्च इनपुट का, तो जब भी इस पे इनपुट होगा तो सर्च एम्प्लॉयज़ नाम का फंक्शन कॉल होगा जिसमें पैरामीटर ये सर्च इनपुट की वैल्यू डाल देंगे हम। तो अब ये जो मेथड है ये हमें बैकएंड इधर टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक फ़िल्टर्ड एम्प्लॉयज़ नाम का एरे लेता हूँ जिसमें हम फ़िल्टर्ड डेटा डाल देंगे। अब इस फ़िल्टर्ड डेटा को डालने के लिए मैंने यहाँ पे इफ़ और एल्स लिख दिया है, यानी कि अगर इवेंट की वैल्यू जो है वो एम्प्टी हुई, यानी कि हमने कुछ सर्च नहीं किया है, यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, एम्प्टी है, तो सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करने होंगे। तो हम बस यहाँ पे एक ये लिख देंगे। तो एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले नाम का जो एरे है उसमें एम्प्लॉयज़ यानी कि जो बैकएंड से आए हुए एम्प्लॉयज़ थे उसकी पूरी वैल्यू हम एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले में डाल देंगे। और अगर नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इनपुट डाला है हमने, तो वो सर्च करना पड़ेगा हमें। तो सर्च करने के लिए हमारे पास फ़िल्टर नाम का एक मेथड होता है जो कि एक एरो फंक्शन लेगा। हर एक एरो फंक्शन क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करेगा। पहले एलिमेंट पे जब जाएगा तो उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में डालेगा और उसका इंडेक्स इसमें। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू की जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो, और हमने जो इवेंट सर्च किया था वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वो रिटर्न ट्रू कर दो, वरना फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न किया तो फिल्टर्ड एम्प्लॉयज़ में वो जाएगा, फॉल्स रिटर्न किया तो नहीं जाएगा। ये की बना रहा हूँ टारगेट की, तो ये वैल्यू जो है इसका फर्स्ट नेम लोअर केस में कर लूँगा और इसको अपेंड करके लास्ट नेम भी, ताकि हम दोनों एक साथ चेक कर सके। तो इसको एक स्ट्रिंग बना दिया मैंने। और फिर ये सर्च की जो हमने इवेंट जो डाला था वो लोअर केस में, ताकि हम कैपिटल या लोअर केस भी डालें हमारा सर्च हो जाना चाहिए इसीलिए। तो ये टारगेट तो हम टारगेट की और सर्च की बना दिया। अब हमें रिटर्न क्या करने का है कि टारगेट की के अंदर अगर सर्च की हुई हमने जो डाली वो सब स्ट्रिंग हुई उसकी, तो रिटर्न ट्रू कर दो। तो ये मेथड है इंक्लूड्स बोल के, इस स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग हुई तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, वरना फॉल्स। तो जो अगर ट्रू किया तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये इस एरे में जाएगा, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होगा। तो वही एलिमेंट इसमें जाएंगे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब हम पूरा इसको ले लेंगे, पूरा आइटरेट कर लेंगे, जब हम इसको पूरा आइटरेट कर लेंगे तो फिल्टर्ड एम्प्लॉयज़ में जो डेटा आया था वो एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले में। अब इसके लिए मैंने ये एम्प्लॉयज़ टू डिस्प्ले में बनाया था अलग। अगर ये हम अभी एम्प्लॉयज़ के एरे में करते तो एम्प्लॉयज़ का तो पूरा डेटा डिलीट हो जाता, तो हमें बैकएंड में वापस रिक्वेस्ट भेज के लेना पड़ता। तो इसके लिए मैंने ये अलग डेटा बनाया था जिसकी मदद से हमें इससे जो डिस्प्ले होने वाला है बस उसमें ही चेंज कर रहे हैं हम। अब हम चेक करेंगे कि सर्च हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ, ये देखिए सी, यानी कि वही सिलेक्ट हो गया जिसमें सी है। अब मैं कुछ दो अलग अलग चीज़ों को देखता हूँ। ये रोहित नाम से 2 है, तो मैं आर देखिए इन सब में, तो ये सब रिटर्न हो रहे रोहित। अब SHAB सब में है। अब इसके बाद जो डालूंगा वो सर्च होगा। अब Z डाल दिया तो कुछ भी नहीं है, ये डाल दिया तो है, H डाल दिया तो सिर्फ वही आ गया, और अगर R डालूंगा तो ये आ जाएगा, यानी कि सर्च फंक्शन भी इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय भी हम कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी हो रहा है, सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का CRUD सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिए। ऐसी वीडियो जो है वो मैं फ्यूचर में भी डालूंगा, अलग अलग वेबसाइट्स बना के अलग अलग फंक्शनैलिटी भी उसमें इम्प्लीमेंट करके। और अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगा हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो इस वीडियो में इतना ही।